अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। ठीक है, ये भी पैराप्लेजिया का ही एक कॉज बनता है। और याद रखिए कि मैंने आपको बताया कि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, सीरियस न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है। ठीक है, जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर पड़ रहा है, जो कि स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन की वजह से ज़्यादातर हो सकता है और ये डैमेज करेगा। ठीक है, ये डैमेज जो हो रहा है वो या तो उस प्रेशर की वजह से हो रहा है या इनडायरेक्टली उसकी ब्लड सप्लाई स्पाइनल कॉर्ड की कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो इसके हमें कॉजेज़ पहले पता होने चाहिए कि क्यों हो रही है कंप्रेशन। कॉजेज़ इसके वैरी करते हैं फ्रीक्वेंसी और लोकेशन के हिसाब से। तो इस टेबल में भी देखें, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज जो फ्रीक्वेंसी के लिहाज से लोगों में 80% जो स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन होती है वो वर्टिब्रल कॉज होता है। वर्टिब्रा में बहुत सी वजूहत हैं। वर्टिब्रा को या तो ट्रॉमा हुआ है एक्स्ट्रा ड्यूरली। ट्रॉमा कैसे होगा? या तो उस वर्टिब्रा का फ्रैक्चर है, या एपिड्यूरल हीमाटोमा है, या जॉइंट की सबलक्सेशन या डिसलोकेशन। ठीक है, इसी तरह या तो वर्टिब्रा की जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क हैं उनमें प्रोलैप्स हुआ है, ये भी वर्टिब्रा का एक और कॉज है, प्रोलैप्स। तीसरा, मेटास्टेटिक कार्सिनोमा। याद रखिए, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और ब्रोंकस का जो कार्सिनोमा है वो वर्टिब्री में मेटास्टेसाइज करेगा और यही वर्टिब्री स्पाइनल कॉर्ड को फिर कंप्रेस करेगी। इसी तरह माइलोमा। माइलोमा जो मल्टीपल माइलोमा है, ये बोन मेरो को ज़्यादातर अफेक्ट करता है। तो वर्टिब्रे में भी ये डिस्ट्रक्टिव लेशंस करवाएगा, तो वर्टिब्री कोलैप्स करेगी, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस होगी। एंड लास्टली ट्यूबरक्लोसिस, जिसको पॉट्स डिजीज़ ऑफ द स्पाइन कहा जाता है, तो ये भी वर्टिब्री को अफेक्ट करेगी, डिस्ट्रक्शन होगी, काइफोसिस, एप्सिस भी बन सकती है और स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस होगी। देन 15% कॉजेज स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन के होते हैं मेनिंजीज की वजह से। ठीक है, ये सारा हम पीछे पैराप्लेजिया वाले टॉपिक में डिस्कस करके आए हैं, बस इसको अलग से इसने एलेबोरेट किया है। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन मेनिंजीज की वजह से अब इंट्राड्यूरल या वो एक्स्ट्रा मेड्यूलरी भी हो सकती है। एक तो वजह इसमें हो गई ट्यूमर्स, जैसे मेनिंजीज का ट्यूमर, मेनिंजोमा, न्यूरोफाइब्रोमा या एपेंडाइमोमा। इसी तरह मेटास्टेसिस, लिम्फोमा या ल्यूकीमिया। ठीक है, मेनिंजोमा में पता है कि वो एक्स्ट्रा मेडुलरी ट्यूमर है। न्यूरोफाइब्रोमा या श्वानोमा नर्व शीथ का ट्यूमर। एपेंडाइमोमा या फाइलम टर्मिनेल का जो है एपेंडाइमोमा, ये भी इंट्रामेडुलरी हो सकता है। और मेटास्टेसिस जो लेप्टोमेनिंजल कार्सिनोमेटोसिस होता है। ठीक है, मेनिंजीज में वो सेल्स मेटास्टेसिस आए हैं। लिम्फोमा या ल्यूकीमिया भी जाके मेनिंजीज को इन्फिल्ट्रेट करती हैं। ठीक है, तो ये मेनिंजीज का एक ट्यूमर वजह हो गई। दूसरी वजह है मेनिंजीज में एपिड्यूरल एप्सिस। एपिड्यूरल एप्सिस यानी पस आ गया एपिड्यूरल स्पेस में इन्फेक्शन वगैरह की वजह से। थर्ड, 5% कॉजेज़ होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही, इंट्राड्यूरल या इंट्रामेड्यूलरी जिसको हम कह रहे हैं। उसमें ट्यूमर है मोस्ट कॉमनली ग्लायोमा, ग्लायोमा ग्लायल सेल्स का ट्यूमर, जिसमें एपेंडाइमोमा एस्ट्रोसाइटोमा दोनों आते हैं। जो दूसरा हेमेंजोब्लास्टोमा भी आएगा इसमें, और मेटास्टेसिस। ठीक है, जो ब्रेस्ट कैंसर, मेलानोमा, लंग कैंसर, ये आते हैं यहीं पे मेटास्टेसाइज करते हैं। और लाइपोमा भी जो है स्पाइनल कॉर्ड को मेटास्टेसाइज करता है, मतलब उसी के अंदर होता है, स्पाइनल कॉर्ड में ही होता है। मेटास्टेसिस नहीं, ये लाइपोमा अलग हो गया। तो ये सारे स्पाइनल कॉर्ड के कंप्रेशन के कॉजेज़ हैं। एक वर्टिब्रल कॉजेज़ थे, मेनिंजियल कॉजेज़ और स्पाइनल कॉर्ड के। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि इसमें स्पाइनल कॉर्ड के कंप्रेशन जो है, एक तो देखिए ये अक्यूट होगी जब ट्रॉमा हुआ है। ठीक है, मेटास्टेसिस हो सकती है, या फिर आर्टेरियल ओक्लूजन होगी, या फिर ये स्लोली डेवलपिंग ओवर वीक्स डेवलप हो सकती है, देर आहिस्ता आहिस्ता हफ्तों में, जैसे कि पॉट्स डिजीज़ या सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस या किसी और कंडीशन में जो हमने ऊपर बयान की। तो सेंसरी सिम्टम्स होंगे पेशेंट को, पैरेस्थीसियाज, नमनेस, अर्ली लोकलाइज्ड पेन होगा स्पाइन पर या नर्व रूट की डिस्ट्रीब्यूशन पर, ये अर्ली साइंस हैं। ठीक है, जबकि बाद में लेट मैनिफेस्टेशन क्या होगी, आगे जाके उसको फिर वीकनेस हो जाएगी और स्फिंक्टर का डिस्फंक्शन हो जाएगा। इसकी मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी बताऊं कि स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, मैंने आपको बताया, एक तो डायरेक्ट प्रेशर बढ़ रहा है, ट्रॉमा वगैरह हुआ, स्पाइनल कॉर्ड पर डायरेक्ट प्रेशर पड़ रहा है। दूसरा, इसमें ना वीनस ऑब्स्ट्रक्शन और एडिमा होती है। अब देखें ना, कंप्रेशन हो रही है तो वीनस रिटर्न तो ऑक्लूड होगा ना, तो उससे वीनस कंजेशन होगी और फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यू में जमा होता चला जाएगा, तो इडीमा हो जाएगी। इडीमा, अब उस कन्फाइंड स्पेस में इडीमा हो रही है और वो न्यूरॉन्स पर प्रेशर डाल रही है, तो एक विशियस साइकिल बनेगा डैमेज का। ठीक है, इडीमा की वजह से और कंप्रेशन होगी और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होंगे।
देन थर्ड वजह है आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन एंड इस्कीमिया। वही बात कि सीवियर कंप्रेशन हो रही है, एडीमा भी हुआ है, तो आर्टरीज की भी तो ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगी जो स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई कर रही है। अब इस्कीमिया भी हो जाएगा, इस्कीमिया होगा, ऑक्सीजन नहीं गई, न्यूट्रिएंट्स नहीं गए नर्व सेल्स को, और ज़्यादा न्यूरोनल नेक्रोसिस हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी जो कि इरिवर्सिबल है। इसीलिए ये एक न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है। ठीक है, टाइम सेंसिटिव नेचर है स्पाइनल कॉर्ड के कंप्रेशन। क्रिटिकल टेक अवे यही है यहाँ पे, यानी अर्ली स्टेज ऑफ डैमेज जो हो रहा है वो इडीमा की वजह से हो रहा है, और तब रिवर्सिबल फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो रही है। ठीक है, रिवर्स हो सकती है अगर हमने टाइमली इंटरवेंशन की। सिवियर या अगर प्रोलॉन्ग इस्कीमिया रहा तो उससे न्यूरोनल नेक्रोसिस हो जाएगी और परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये क्लिनिकल फीचर्स देखें, इसने सिम्टम्स लिखे हैं। सिम्टम्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, पेन होता है, सेंसरी सिम्टम, मोटर सिम्टम और स्फिंक्टर की सिम्टम। पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि इसमें ऑनसेट किस तरह होता है सिम्टम का। एक तो लेवल ऑफ कंप्रेशन पे डिपेंड करता है, जिस लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हुई है तो उस हिसाब से ऑब्वियसली सिम्टम होंगे। ऑनसेट देखिए, हफ्तों में स्लो ऑनसेट भी होता है। मोस्ट कॉमनली अगर एक स्लोली ग्रोइंग ट्यूमर है तो ऑब्वियसली उसमें स्लो ऑनसेट होगा ना, स्लोली वो ग्रो कर रहा है, मेनिंजोमा या मेटास्टेटिक कार्सिनोमा, या अगर क्रोनिक डिस्क प्रोलैप्स है। अक्यूट ऑनसेट कब होगा? जो रैपिडली मतलब घंटों से दिनों में जब होगा ना, उसमें या तो वजह ट्रॉमा होगी या वहाँ पर अक्यूट मेटास्टेसिस हुई है। ठीक है, या अक्यूट आर्टीरियल ओक्लूजन भी हो सकती है। ठीक है, अगर अचानक से कंप्रेशन हुई है, ट्रॉमा हुआ है, तो आर्टरी की मतलब ओक्लूजन। दूसरा, सिम्टम्स की प्रोग्रेशन। एक अर्ली सिम्टम होते हैं, याद रखिए इसमें जो पेन है, पहला और मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम ही स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन का होता है पेन। पेशेंट को पेन होगा जो कि बैक पर एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन पर लोकलाइज्ड होगा, या वो रेडिकुलर पेन होगा, फैलेगा, शूटिंग पेन अलोंग द नर्व डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर रेफर भी हो सकता है। दूसरा जो सेंसरी सिम्टम्स हैं, अच्छा ये पेन कह रहा है कि कफिंग, स्नीजिंग या स्ट्रेनिंग से एग्रावेट होगा। ठीक है, सेंसरी सिम्टम याद रखिए, उसमें पैरेस्थीसिया, नमनेस, टिंगलिंग, पिंस, नीडल्स, डिसएस्थीसियाज यानी अनप्लेजेंट एबनॉर्मल सेंसेशन, या हाइपेस्थीसियाज यानी डिक्रीज सेंसेशन। जो डर्माटोमल पैटर्न है वहाँ डिक्रीज सेंसेशन हो सकती है, हाइपेस्थीसिया, या डिसएस्थीसिया यानी अनप्लेजेंट सेंसेशन हो सकती है, अनप्लेजेंट एबनॉर्मल सेंसेशन। पैरेस्थीसिया, नमनेस और कोल्ड सेंसेशन स्पेशली इन द लोअर लिम्ब विच इज स्प्रेड प्रॉक्सिमली ऑफन टू अ लेवल ऑन द ट्रंक, जिस लेवल पे कंप्रेशन हो रही है वहाँ तक। तो ये पेन और सेंसरी आपने याद रखना है, ये अर्ली सिम्टम होते हैं। फिर जो लेट मैनिफेस्टेशन होती हैं, इसका मतलब है कि ज़्यादा स्पाइनल कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट हुई है, उसमें आता है मोटर डेफिसिट और स्फिंक्टर डिसफंक्शन। ठीक है, वीकनेस यानी मोटर डेफिसिट, माइल्ड वीकनेस भी हो सकती है, या कंप्लीट पैरालिसिस भी हो सकती है उस लेजन से बिलो, या तो वो अपर मोटर न्यूरॉन के साइन से साथ आएगा, ये याद रखिएगा, या लोअर मोटर न्यूरॉन। जाहिर सी बात है, स्पाइनल कॉर्ड के में सारे ट्रैक्स हैं, ऊपर से भी आ रहे हैं वो अपर मोटर न्यूरॉन, वहाँ से जो निकल रहे हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। डिपेंड करता है कि किस तरह की इंजरी हुई है, किस लेवल पे कंप्रेशन हुई है, तो दोनों तरह के साइंस मिल सकते हैं। दूसरा, स्फिंक्टर डिसफंक्शन। अच्छा, मोटर में कह रहा है वीकनेस, हैवीनेस या स्टिफनेस इन द लिम्ब, मोस्ट कॉमनली इन द लेग्स। ये भी डिपेंड करता है कि किस तरह के हैं। अपर के हैं तो स्पास्टिसिटी, हाइपर रिफ्लेक्सिया, बेबिन्स की साइन। लोअर मोटर न्यूरॉन होगा तो हाइपो रिफ्लेक्सिया, फ्लेसिडिटी, मसल एट्रोफी, एब्सेंट बेबिन्स की। ठीक है, ये लेट मैनिफेस्टेशन। दूसरी लेट मैनिफेस्टेशन मैंने आपको बताया स्फिंक्टर में ब्लेडर और बोवल कंट्रोल अगर पेशेंट का अफेक्ट हो गया है तो पेशेंट को यूरिनरी रिटेंशन या इनकॉन्टिनेंस या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और ये बहुत ज़रूरी क्रूशियल रेड फ्लैग सिम्टम होता है। ठीक है, अगर ब्लेडर इन्वॉल्व हो गया है यानी स्फिंक्टर वाले अर्जेंसी हो रही है, हेजिटेंसी और रिटेंशन, तो ये रेड फ्लैग साइंस हैं। इसके अलावा भी याद रखिएगा कि कुछ फिजिकल साइंस भी होते हैं, वो वेरी करते हैं कौन सा लेवल इन्वॉल्व है। अगर आपने परकशन की, परकशन पे आपको टेंडरनेस मिल रही है तो इसका मतलब है पेशेंट की कोई वर्टिब्रल डिजीज़ है, फ्रैक्चर है, इन्फेक्शन है, ट्यूमर है उस वर्टिब्रा पे, तो करने से पेन हो रहा है। दूसरा, लोकल काइफोसिस, फॉरवर्ड कर्व हो गया है स्पाइन का, विजिबल है, तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा वर्टिब्री कोलैप्स हो गई है या डिफॉर्म हो गई है। इसी तरह रूट इन्वॉल्वमेंट एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन। अगर किसी स्पेसिफिक स्किन एरिया पे सेंसेशन लॉस हो गई हैं जिसको सिंगल नर्व रूट सप्लाई कर रही है, तो ये डर्माटोमल सेंसरी इंपेयरमेंट हो सकती है।
या लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस में मैंने आपको बताया ना, मसल एट्रोफी, रिफ्लेक्स एब्सेंट होंगे, वीकनेस होगी, ये मिलेंगी, ठीक है। यानी जिस लेवल पे कंप्रेशन हो रही है तो वहाँ पर आपको सेंसरी इम्पेयरमेंट उस स्पेसिफिक एरिया में मिलेगी और वहाँ पर आपको लोअर मोटर न्यूरॉन के साइन मिलेंगे। लेकिन अगर स्पाइनल कॉर्ड के फाइबर्स की इंटरप्शन हुई है जो ऊपर से आ रहे हैं, तो उसमें तो ऑब्वियसली आपको अपर मोटर न्यूरॉन वाले साइंस मिलेंगे, स्पास्टिसिटी मिलेगी, हाइपर रिफ्लेक्सिया, पॉजिटिव बेबेंस की, ठीक है। यानी इसका मतलब है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्स उसके डैमेज हुए हैं। तो इस हिसाब से आपको साइन एंड सिम्टम्स से जो है लेजन को, वेयर इज़ द लेजन, व्हाट इज़ द लेजन, उसको लोकलाइज करना होता है। और अपर मोटर न्यूरॉन है, अगर ये वाले फाइबर्स अफेक्ट हुए हैं तो बहुत सी जो है सेंसरी लॉस हो सकता है। लाइट टच, पेन, टेम्परेचर, प्रोप्रोसेप्शन, डिपेंड करता है कौन सा वाला ट्रैक कंप्रेस हुआ है, उस हिसाब से सिम्टम होंगे। एक और बात याद रखिएगा, ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम, जिसमें हमें पता है कि अगर कन्फाइंड एक साइड पर अगर डैमेज हुआ है स्पाइनल कॉर्ड का, हेमी मतलब हुई है स्पाइनल कॉर्ड की हेमी इंजरी, तो उसमें क्योंकि सेंसरी ट्रैक्स जो है ना, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, पेन और टेम्परेचर वाला, वो क्रॉस करता है। जैसे ही वो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करते हैं तो वो क्रॉस करते हैं वहीं पर। तो जबकि डोर्सल कॉलम जो है, प्रोप्रियोसेप्शन और वाइब्रेशन, वो इप्सीलेटरल ही रहते हैं। तो अगर हेमी सेक्शन हुई है स्पाइनल कॉर्ड की तो हमें क्या फाइंडिंग मिलेंगी, उसी साइड की जिस साइड पे लेजन हुई है उसी साइड पे इप्सीलेटरल प्रोप्रियोसेप्शन और वाइब्रेशन लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो फाइबर तो क्रॉस नहीं करते ना, वो लॉस हो जाएंगे। और अपर मोटर न्यूरॉन वीकनेस होगी क्योंकि अनक्रॉस्ड कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक डैमेज हुआ है। जबकि कॉन्ट्रालेटरल साइड पे, जिस साइड पे लेजन है उसके ऑपोजिट कॉन्ट्रालेटरल साइड पे पेशेंट की पेन और टेम्परेचर सेंसेशन लॉस होगी, क्योंकि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये टेबल है जिसमें साइंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन गिवन है, ठीक है। सिम्टम्स हमने देखे, एक तो अर्ली होते हैं जिसमें पेन एंड सेंसरी सिम्टम, देन लेट में मोटर एंड स्फिंक्टर का सिम्टम्स हो रहे थे। साइंस हमें क्या मिलते हैं जब स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन होती है, तो याद रखिएगा कि लेवल पे डिपेंड करता है। सबसे पहले सर्वाइकल कॉर्ड की कंप्रेशन अबव C5। हमें पता है हमारी सर्वाइकल जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो हमारे नेक, डायाफ्राम, शोल्डर्स, आर्म्स, हैंड्स, इनको सप्लाई करती है। और इसके अलावा हमारी जो लोअर बॉडी है उसकी तरफ जो सिग्नल्स जा रहे हैं ट्रांसमिट करती है उनको, ठीक है, हमारी सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर ये सर्वाइकल कंप्रेस होगी अबव द C5, यानी C1 से लेके C4 तक का सेगमेंट अगर अफेक्ट हो रहा है, तो इस हाई सर्वाइकल लेवल पे सारे जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स हैं ना, जो हमारे मोटर फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, और हमारे सेंसरी ट्रैक्स जो चारों लिम्स में जा रहे हैं, वो सारे अफेक्ट होंगे, ठीक है, चारों लिम्स के। और जो फ्रेनिक नर्व है वो भी अफेक्ट होगी, जो कि हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रही है, डायफ्राम को सप्लाई करती है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, अपर मोटर न्यूरॉन साइंस एंड सेंसरी लॉस इन ऑल 4 लिम्ब। जो लेजन होगी वो लोअर नहीं, अपर मोटर न्यूरॉन टाइप होगी, क्योंकि वो ट्रैक्स आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर से ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक। तो अपर मोटर न्यूरॉन साइंस होंगे, यानी मसल टोन ज़्यादा हो जाएगी, हाइपर रिफ्लेक्सिया, क्लोनस होगा, पॉजिटिव बेबेंस की, ठीक है, चारों लिम्स में, दोनों बाजू, दोनों पाँव में। ये हो रहा है सर्वाइकल कंप्रेशन में। दूसरा सेंसरी लॉस जो है ना, सेंसरी डेफिसिट, नमनेस, डिक्रीज सेंसेशन टू टच, पेन, टेम्परेचर, ये भी चारों लिम्स में होगा, ठीक है, अबव द लेवल ऑफ अपर लिम्ब इनर्वेशन, क्योंकि वो असेंडिंग सेंसरी पाथवे जा रहे होते हैं। दूसरा, एक तो ये अपर मोटर न्यूरॉन लेजन होगी, दूसरा कह रहा है, इसमें याद रखिएगा कि इसने लिखा नहीं है वो आप लिख लें इसके ऊपर कि डायाफ्राम वीकनेस होगी, फ्रेनिक नर्व, क्योंकि फ्रेनिक नर्व कहाँ से ओरिजिनेट करती है, स्पाइनल सेगमेंट C3, C4 और C5 से। तो अगर C5 के लेवल पर या उससे ऊपर कंप्रेशन हुई है तो ऑब्वियसली फ्रेनिक नर्व भी अफेक्ट होगी, तो डायफ्राम पैरालाइज होगा, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पैराडॉक्सिकल एब्डोमिनल ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर पेशेंट को वेंटिलेशन पे रखना पड़ेगा, मैकेनिकल वेंटिलेशन। अगला साइन है, अगर जो है लेजन हो सर्वाइकल C5 से लेके T1 तक, यानी C5, C6, C7, C8, T1 सेगमेंट, ये सारे अफेक्ट हों, तो यहाँ से जो नर्व रूट निकलते हैं वो ब्रेकियल प्लेक्सस बनाते हैं, हमारे आर्म्स को इनर्वेट करते हैं। और अगर लेजन होगी तो डिसेंडिंग मोटर और असेंडिंग सेंसरी ट्रैक्स भी तो अफेक्ट होंगे। तो अब यहाँ पर लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लेजन होगी, क्योंकि वो ब्रेकियल प्लेक्सस भी बन रहा है, ठीक है। आर्म्स में लोअर मोटर न्यूरॉन के साइंस मिलेंगे एट द लेवल ऑफ लेजन, क्योंकि एंटीरियर हॉर्न सेल्स अफेक्ट हो रहे हैं और वो डैमेज होंगे।
तो मसल टोन कम होगा, मसल एट्रोफी, फेसिकुलेशन, हाइपोरिफ्लेक्सिया, बेबिंस्की भी नेगेटिव होगा। और दूसरा इसमें सेगमेंटल सेंसरी लॉस होगा आर्म में। देखिए लिखा है ना, लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस एंड सेगमेंटल सेंसरी लॉस, यानी जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है नर्व रूट, वही जो है डर्माटोमल पैटर्न पर सेंसरी लॉस होगा। यानी C6 के लिए अंगूठा नम होगा, C8 के लिए फिर लिटिल फिंगर नम होगी, तो उस हिसाब से डर्माटोम, तो उसको हम कहेंगे सेगमेंटल सेंसरी लॉस इन द आर्म। और तीसरा अपर मोटर न्यूरॉन के साइंस लेग्स में मिलेंगे। अपर लिम्ब में लोअर मोटर न्यूरॉन ब्रेकियल प्लेक्सस की वजह से, लेग्स में लेकिन लोअर मोटर न्यूरॉन के साइंस सारे जो हाइपर रिफ्लेक्सिया, स्पास्टिसिटी, क्लोनस, पॉजिटिव बेबिंस्की। क्यों अपर मोटर न्यूरॉन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कंप्रेशन हो रही है ना सर्वाइकल कॉर्ड में, लेकिन अबव द ओरिजिन ऑफ लेग इनर्वेशन, जहाँ से लेग की इनर्वेशन स्टार्ट हो रही है उससे ऊपर हुई है कंप्रेशन, तो हमारे जो डिसेंडिंग मोटर पाथवे हैं जो लेग्स को सप्लाई कर रहे हैं वो भी तो जाहिर सी बात है वहीं से गुजर रहे हैं, तो अफेक्ट होंगे ना। इसलिए लोअर लिम्स में वो मतलब अंदर ही है ना ट्रैक, बाहर तो नहीं निकल, बाहर तो ब्रेकियल प्लेक्सस से निकल रहा है तो उधर लोअर मोटर न्यूरॉन हो रही है, लेकिन ये तो ट्रैक अंदर ही स्पाइनल कॉर्ड में जा रहे हैं, तो इनमें लोअर मोटर न्यूरॉन होगी लोअर लिम्स में। और यहाँ पर भी एक और होगी जो इन्होंने नहीं लिखी, वो आप लिख लीजिएगा, रेस्पिरेटरी यानी इंटरकोस्टल मसल की वीकनेस। ठीक है, जो इंटरकोस्टल मसल है हमारी ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, तो उनको थोरेसिक स्पाइनल नर्व सप्लाई करती है T1 से T11 तक। तो प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल डायफ्राम बिल्कुल सही होगा, इंटैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ लेजन बिलो C5 है। यहाँ एक्सेसरी मसल जो है ना वो ख़राब हुए, इंटरकोस्टल मसल वो अफेक्ट होंगे। थर्ड लेजन आती है थोरेसिक कॉर्ड के लेवल पे। थोरेसिक हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो होता ही T1 से T12 तक है, और ये हमारे ट्रंक को मसल को सप्लाई करता है, सिग्नल्स दे रहा होता है और ले भी रहा होता है लेग्स से। यहाँ पर अगर कोई डिस्क की हर्निएशन हो जाए या कोई मेटास्टेटिक डिजीज़ होगी तो क्या होगा, स्पास्टिक पैराप्लेजिया विथ अ सेंसरी लेवल ऑन द ट्रंक। स्पास्टिक पैराप्लेजिया विद सेंसरी लेवल का क्या मतलब है, स्पास्टिक पैराप्लेजिया इसलिए हो रहा है यानी वीकनेस और पैरालिसिस हो रही है दोनों लेग्स की। पैराप्लेजिया यही था ना, दोनों लेग्स की वीकनेस भी पैरालिसिस भी। और स्पास्टिक इसलिए क्योंकि हमें अपर मोटर न्यूरॉन वाले साइंस मिलेंगे, क्योंकि वहाँ से ट्रैक्स अभी पास कर रहे हैं, अभी निकले नहीं है कि लोअर मोटर हो, उसमें से पास कर रहे हैं, वहाँ लेजन हुई है, तो अपर मोटर न्यूरॉन साइंस जैसे स्पास्टिसिटी, हाइपर रिफ्लेक्सिया, क्लोनस, पॉजिटिव बेबिंस्की। ठीक है, क्योंकि डिसेंडिंग मोटर ट्रैक्स लेग्स की तरफ जा रहे हैं और वो इंटरप्ट हो गए हैं। दूसरा हमने कहा कि इसमें स्पास्टिक पैराप्लेजिया के साथ सेकेंडरी सेंसरी लेवल ऑन द ट्रंक। इसका क्या मतलब होता है, सेंसरी लेवल ऑन द ट्रंक का मतलब है एक डिस्टिंक्ट लाइन होती है ट्रंक पर जिससे नीचे पेशेंट की जो सेंसेशंस हैं वो डिमिनिश हो गई हैं या एब्सेंट हो गई हैं, इसको कहते हैं सेंसरी लेवल। ये बहुत ज़रूरी होता है साइन को, क्रूशल होता है लोकलाइजिंग द साइन, और ये कॉरेस्पॉन्ड करता है टू द डर्माटोम एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, जिस उसको डर्माटोम का पता चलेगा जहाँ कंप्रेशन हुई है। फॉर एग्जांपल अगर T4 पर कंप्रेशन हुई है तो सेंसरी लेवल जो है हमें कहाँ मिलेगा, अराउंड द निपल्स। ठीक है, तो इसीलिए वो डर्माटोम जो अफेक्ट होगा जहाँ पर उसको सेंसरी लेवल होगा, पेशेंट बताएगा कि यहाँ से सेंसेशन महसूस नहीं हो रही, तो इस हिसाब से हमें फिर डर्माटोम का पता चलेगा, उस लेवल का पता चलेगा, कंप्रेशन किस जगह पे है उसका पता चलेगा। ये हो गया थोरेसिक कॉर्ड, स्पास्टिक पैराप्लेजिया एंड सेंसरी लेवल ऑन द ट्रंक। देन है कोनस मेडुलरिस या कॉर्डा इक्विना। अच्छा, कोनस मेडुलरिस में कह रहा है जो एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पर लेजन होंगी तो लॉस ऑफ सेंसेशन इन द सैक्रल एरिया एंड एक्सटेंसिव प्लांटर रिस्पॉन्स। ठीक है, लोअर मोटर अपर मोटर न्यूरॉन वाला। कॉर्डा इक्विना पे स्पाइनल कॉर्ड हमारी ख़त्म होती है T12 to L1 स्पाइनल लेवल, एंड स्पाइनल लेजन अगर इससे नीचे होंगी कैन ओनली कॉज लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस बाय अफेक्टिंग द कॉर्डा इक्विना। क्यों? अच्छा, उससे पहले ये देखें कि थोरेसिक कॉर्ड जो है ना, डेविडसन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें न्यू गाइडलाइंस, तो थोरेसिक कॉर्ड में ही ये आ जाता है कोनस मेडुलरिस वाला, इसको एक ही कंसीडर किया गया है। यानी थोरेसिक कॉर्ड में स्पास्टिक पैराप्लेजिया हो रहा है दोनों लेग्स का, लोअर लिम्स का, और सेंसरी लेवल भी हमें मिल रहा है ट्रंक पर। दूसरा, लेग्स की वीकनेस होगी, माइल्ड वीकनेस से कंप्लीट पैरालिसिस भी हो सकती है। इसके अलावा सैक्रल लॉस ऑफ सेंसेशन होगी, जो सैक्रल एरिया है ना वहाँ पर नमनेस होगी, जिसको हम कहते हैं सैडल एरिया, वहाँ पेशेंट को सेंसेशन उसकी एल्टर होंगी या नमनेस होगी। सैडल एरिया क्या है, पेरिनियम, बटक, इनर थाई, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ सैक्रल नर्व रूट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है,
इसका मतलब है कि मोस्ट जो पेरिफेरल नर्व फाइबर है ना कॉर्ड के, लेमिना 1 एंड लेमिना 2, वो इन्वॉल्व हो गए हैं, या स्पाइनल कॉर्ड का बीच वाला सेंट्रल पोर्शन इफेक्ट हुआ है। सेंट्रल पोर्शन स्पाइनल कॉर्ड का इफेक्ट हुआ है, यानी सैक्रल स्पेयरिंग वेयर पेरीएनल सेंसेशन इज प्रिजर्व्ड बट सेंसेशन हायर अप इज लॉस्ट इंडिकेटिंग अ पार्शियल कॉर्ड लेजन। ठीक है, सैक्रल स्पेयरिंग, सिर्फ सेंटर वाला हिस्सा अफेक्ट हुआ है। तो यानी आप बस ये याद रखें कि सैक्रल लॉस ऑफ सेंसेशन होगा, ये आप लिख लें चीज़ें। और इसके अलावा एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स यानी बेबिन्स की साइन दोनों लेग्स में मिलेगा, जो कंफर्म कर रहा है कि अपर मोटर न्यूरॉन लेजन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थोरेसिक कॉर्ड में आती हैं। जो चौथा हमारा पॉइंट होगा ना, ये 3 हो गए, चौथा हमारा है कॉर्डा इक्विना, यानी हमारी स्पाइनल कॉर्ड T12 से L1 पे एंड होती है, ख़त्म होती है। तो स्पाइनल कनाल में कुछ बंडल ऑफ नर्व रूट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कॉर्डा इक्विना, हॉर्स टेल की तरह ही होता है, इसीलिए ये नाम रखा गया है। तो ये असल में पेरिफेरल नर्व्स ही हैं। तो पेरिफेरल नर्व्स हैं तो ऑब्वियसली इनमें कौन सी लेजन होगी, लोअर मोटर न्यूरॉन। तो यहाँ पर जो हमें साइन मिलेंगे वो है लोअर मोटर न्यूरॉन के साइंस ओनली। ठीक है, फ्लैसिड वीकनेस, मसल एट्रोफी, हाइपोरिफ्लेक्सिया, फेसिक्यूलेशन। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर लंबर और सैक्रल नर्व सप्लाई करते हैं, लेग्स, फीट, पेल्विक फ्लोर। डर्माटोमल लेवल पे अक्रॉस द ट्रंक जो है वो सेंसरी लॉस भी होगा। ठीक है, स्फिंक्टर का डिस्फंक्शन सीवियर किस्म का, क्योंकि कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम में सीवियर ब्लेडर एंड बॉवल डिस्फंक्शन होता है, यूरिन रिटेंशन, सीवियर कॉन्स्टिपेशन, फीकल इनकंटिनेंस, एनल टोन एब्सेंट हो जाता है। दूसरा, अपर मोटर न्यूरॉन के यहाँ पर साइन नहीं मिलेंगे, एब्सेंट होंगे, ना स्पास्टिसिटी, ना हाइपर रिफ्लेक्सिया, बेबिन्स की साइन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखें स्पाइनल कॉर्ड के ट्रैक्स इन्वॉल्व नहीं हो रही, ये जो नर्व्स है ना बाहर निकली हुई हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड नहीं अफेक्ट हो रहा। ठीक हो गया, तो इसी से हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम को स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन एट द हायर लेवल से। ये हो गए सारे साइंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाइकल होता है सबसे पहला अबव C5, फिर सर्वाइकल है C5 से T1, फिर थोड़ा से कॉर्ड एंड लास्ट में कॉर्डा इक्विना। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जो हमें कॉर्ड कंप्रेशन के लिए करवानी होती हैं। कैसे पता चले कि भाई पेशेंट की कॉर्ड ही कंप्रेस हुई है, कंफर्म कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले एक्सरे स्पाइन, एंटीरो पोस्टीरियर एंड लेटरल व्यू। वैसे तो ये लिमिटेड है इसकी यूज़फुलनेस, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन को ये डायरेक्टली तो डायग्नोज नहीं करता क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड या सॉफ्ट टिश्यू हमें एक्सरे से अच्छे नज़र नहीं आते, लेकिन हमें इससे इनिशियल क्लू मिल सकता है। कैसा? ऑस्टियोफाइट्स जो कि डीजेनरेटिव प्रोसेस की वजह से बने हैं, या अगर बोनी डिस्ट्रक्शन हुई है इन्फेक्शन की वजह से या ट्यूमर की वजह से, तो बोन का जो भी इशू होगा डिस्ट्रक्शन के साइंस वो हमें एक्सरे पे नज़र आएंगे। दूसरा, चेस्ट एक्सरे, ये हम क्यों करवाएंगे? एक्चुअली हमें प्राइमरी ट्यूमर अगर है या इन्फेक्शन है कोई, जैसे टीबी की वजह से भी तो हो रहा था कंप्रेशन, पॉट्स डिजीज़ हो रही थी, या कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए फिर चेस्ट एक्सरे हमने करवाना होता है। ठीक है, जो या फिर स्पाइन ट्यूमर है जो स्पाइनल मेटास्टेसिस कर गया है। MRI स्पाइन हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। कॉर्ड के कंप्रेशन के लिए MRI ही होता है, बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं। सॉफ्ट टिश्यू वगैरह सब हमें नज़र आता है इसमें, नर्व रूट्स, इंटरवर्टेब्रल डिस्क, लिगामेंट्स। ठीक है, कितनी कंप्रेशन हुई है, साथ में टिश्यू की एबनॉर्मलिटी और मल्टी प्लेनर व्यूज़ में हमें नज़र आता है, तो हम कंट्रास्ट के साथ भी करते हैं IV गैडोलिनम। ठीक है, तो ट्यूमर, एब्सेस वगैरह ये हमें नज़र आएंगी। रूटीन जो इन्वेस्टिगेशन में हमने देखा, चेस्ट एक्सरे भी कर रहे हैं सिस्टेमिक डिजीज़ देखने के लिए, तो हम ब्लड टेस्ट भी करते हैं, फुल ब्लड काउंट करवाएंगे इन्फेक्शन वगैरह के लिए। ESR सी रिएक्टिव प्रोटीन इन्फ्लामेशन के लिए, या एब्सेस है, TB है, मैलिग्नेंसी, उनके लिए ESR सी रिएक्टिव प्रोटीन। इलेक्ट्रोलाइट रीनल फंक्शन करेंगे ताकि अगर सर्जरी करनी पड़े। कोगुलेशन प्रोफाइल करेंगे अगर हेमाटोमा आपको सस्पेक्टेड है। ट्यूमर मार्कर करवाएंगे। ठीक है, एक और इन्वेस्टिगेशन है जो उसने नहीं दी, वो है माइलोग्राफी एंड CSF एनालिसिस, जिसमें हमने CSF में डाई डालना होता है स्पाइनल कॉर्ड को, और फिर हमने एक्सरे या CT लेनी होती है। ठीक है, तो जहाँ पर वो ब्लॉक होगा तो वो हमें नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर कंप्रेशन है। वैसे तो MRI करते हैं इसकी नस्बत, एमाइलोग्राफी की नस्बत, लेकिन जहाँ MRI कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जैसे पेशेंट को अगर पेस मेकर लगा है, मेटेलिक इम्प्लांट लगा है, तो हम MRI नहीं करते ना, तो वहाँ पर माइलोग्राफी कर सकते हैं। दूसरा, CSF के एनालिसिस विथ माइलोग्राफी। अगर हमने माइलोग्राफी की तो हम CSF लेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। अगर कंप्लीट स्पाइनल ब्लॉक हुआ है, यानी बहुत सीवियर किस्म की पेशेंट को कंप्रेशन हुई है, स्पाइनल कॉर्ड ब्लॉक हुई है, तो CSF जो है जाहिर सी बात है फ़्लो नहीं करेगा लेजन के आगे से।
ब्लॉकेज है, रास्ता ही नहीं है, कहाँ से जाएगा। तो नीचे वाला जो CSF है उसकी हम फाइंडिंग देखेंगे, उसका नॉर्मल सेल काउंट हम देखेंगे। जैसा कि इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन तो नहीं है, तो हमें CSF जो है, अगर हमें नॉर्मल सेल काउंट मिल रहा है तो मतलब कोई इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन नहीं है, सिर्फ ब्लॉकेज है। अगर हमें उसमें नीचे में बहुत ज़्यादा प्रोटीन एलिवेटेड मिल रही हैं, इसका मतलब है CSF की स्ट्रेसेस हुई हुई है, नर्वस टिश्यू ब्रेक डाउन हो रहा है, इसकी वजह से प्रोटीन्स एक्यूमुलेट हुई हैं। या फिर अगर हमें उसमें येलो डिस्कलरेशन मिल रही है, ज़ेंथोक्रोमिया, जिसको हम फ्रोइन सिंड्रोम कहते हैं, फ्रोइन। अब ये येलो डिस्कलरेशन हुई है, इसका मतलब है रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन हुए हैं या ट्रैप प्रोटीन्स, जो इंडिकेट कर रहा है कि CSF स्टेसिस में है, सर्कुलेशन नहीं कर रहा, सर्कुलेशन ब्लॉकेज की वजह से। ठीक है, तो ये फ्रोइन सिंड्रोम भी इसमें पता चलता है। एक बात याद रखिएगा, CSF का विथड्रॉल अगर हमने कंप्लीट स्पाइनल ब्लॉक में किया तो उससे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम और वर्सन हो सकते हैं प्रेशर डायनामिक्स की चेंज की वजह से। इसलिए न्यूरोसर्जन्स को अलर्ट होना पड़ता है बिफोर माइलोग्राफी। ठीक है, इन द सस्पेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। एक और इन्वेस्टिगेशन होती है नीडल बायोप्सी। अगर मेटास्टेटिक ट्यूमर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो नीडल बायोप्सी से हम डेफिनेटिव डायग्नोसिस बना सकते हैं, और CT या फ्लोरोस्कोपी के थ्रू हम ये करते हैं। दैट्स इट। एंड लास्ट में है ट्रीटमेंट, किस तरह आप मैनेज करोगे। मैनेजमेंट और प्रोग्नोसिस जो है स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन डिपेंड करता है उसकी नेचर ऑफ अंडरलाइंग लेशन क्या है। ट्यूमर है अगर मेनिंजोमा, न्यूरोफाइब्रोमा, वेल सर्कमस्क्राइब्ड है, सर्जिकली उसको निकाल दें। एक्स्ट्रा ड्यूरल कंप्रेशन हो रही है मेलिग्नेंसी की वजह से, जिसे मेटास्टेटिक एपीड्यूरल स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, तो उसमें फिर हाई डोज हमने स्टीरॉयड देना होता है, डेक्सामेथासोन, रेडियोथेरेपी और सर्जरी भी हम कर सकते हैं। ठीक है, वैसे उसकी पुअर प्रोग्नोसिस होती है और एडवांस स्टेज होता है कैंसर का। अगर पॉट्स डिजीज़ की वजह से हुई है कंप्रेशन, यानी TB की वजह से, तो फिर हमने सर्जिकली इसको ट्रीट करेंगे। एक तो डिब्राइडमेंट वगैरह करेंगे, इन्फेक्टेड बोन की एब्सेस को ड्रेन करेंगे और एंटी ट्यूबरक्यूलस कीमोथेरेपी स्टार्ट कर देंगे। अगर ट्रॉमा की वजह से वर्टिब्रल कॉलम को ट्रॉमा हुआ है तो फिर उसमें हमें फ्रैक्चर्स की डिसलोकेशंस को करेक्ट करना होगा। स्पाइन को स्टेबलाइज़ किया जाता है स्क्रू और रॉड वगैरह लगाकर। ठीक है, जो बोनी फ्रेगमेंट्स हैं, हर्निएटेड डिस्क मटेरियल है, उनको रिमूव किया जाता है। तो उस हिसाब से कॉज के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, दैट्स इट। ये हमारा कंप्लीट हुआ टॉपिक। लास्ट में इसने बताया है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्पोर्टेंट लेजन कॉजिंग द स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। इसकी भी फर्दर जो हमने पूरे कॉजेज़ पढ़े थे उनके आगे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देगा स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन का। एक कॉज था स्पाइनल TB, स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर या एपीड्यूरल एब्सेस, तो उनको थोड़ा सा ये डिटेल में बताएगा। स्पाइनल TB या पॉट डिजीज़ एक्स्ट्रा स्पाइनल TB की एब्सेंस में भी ज़्यादातर होती है। ठीक है, स्पाइन के बाहर TB नहीं होगी, उसके बगैर भी हो सकती है। तो ये ऑफन याद रखिएगा, 2 या ज़्यादा एडजेसेंट जो वर्टिब्रल बॉडीज़ हैं उनको इन्वॉल्व करती है। जो अपर थोरेसिक स्पाइन है वो कॉमनली इन्वॉल्व होगी चिल्ड्रंस में, लेकिन जो लोअर थोरेसिक या अपर लंबर वर्टिब्री हैं वो बड़ों में, एडल्ट्स में होंगी इन्वॉल्व। ठीक है, बच्चों में अपर थोरेसिक स्पाइन। अब इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है वो भी इसमें डिस्ट्रॉय हो जाएगी और पैरावर्टिब्रल कोल्ड एब्सेस भी बन सकती है। ठीक है, पेन होगा उस अफेक्टेड एरिया पे जो वेट बेयरिंग से वज़न उठाने से बहुत ज़्यादा वर्स होगा। एंटीरियर सुपीरियर या इन्फीरियर जो एंगल है वर्टिब्रल बॉडी का वो पहले इन्वॉल्व होता है इनिशियली, एंटीरियर सुपीरियर या इन्फीरियर एंगल, लेकिन जैसे डिजीज़ एडवांस होगी तो वर्टिब्रल बॉडी का कोलैप्स हो जाएगा और काइफोसिस होगा, जिसको हम कहते हैं गिब्बस। ठीक है, गिब्बस। थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं डेविडसन के अकॉर्डिंग, तो मस्कुलोस्केलेटल TB जो है ये आई कहाँ से, हेमाटोजिनस ब्लड के थ्रू, या फिर वो प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन से मतलब ब्लड के थ्रू आई, मोस्ट कॉमनली लंग्स से। एक बार अगर बोन या जॉइंट में बैक्टीरिया आ जाता है तो फिर वो वहाँ पर लोकलाइज्ड इन्फेक्शन करवाता है। 2 फॉर्म्स होती हैं ऑस्टियो आर्टिकुलर TB की, बोन या जॉइंट की। एक होता है पॉट्स डिजीज़ यानी स्पाइनल TB, ट्यूबरकुलस ऑस्टियोमाइलाइटिस भी होता है जो स्पाइन के बाहर होगी। ये पेरिफेरल आर्थराइटिस भी करवाती है, जॉइंट्स को इन्वॉल्व करेगी। और पॉन्सेट डिजीज़ को हम रिएक्टिव आर्थराइटिस भी कहते हैं, TB की वजह से होता है। अब क्या क्लिनिकल फीचर होंगे स्पाइनल TB में, याद रखिएगा कि पेन होगा बैक में जो इंसीडियस या क्रोनिक पेन होगा। अगर उसको अनट्रीटेड छोड़ दिया तो ये स्पाइनल डिफॉर्मिटी, काइफोसिस, हंच बैक करवाएगी क्योंकि वर्टिब्री कोलैप्स कर जाते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन का बायस बनेगी बोनी फ्रेगमेंट्स की वजह से या एब्सेस की वजह से, या डिफॉर्मिटी कॉर्ड पर प्रेस कर रही है, तो अभी जो हमने सारा पढ़ा स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन वो करवाएगी। ठीक हो गया।
इन्वेस्टिगेशंस के लिए हम इसमें प्लेन एक्सरे करवाते हैं। तो अर्ली डिजीज़ में चेंजेस जो है स्लोली डेवलप होंगे और एक्सरे हमें नॉर्मल भी मिल सकता है, लेकिन बाद में हमें पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस मिलेगा, यानी बोन की डेंसिटी जॉइंट्स के अराउंड रिड्यूस होगी। बोन इरोजन्स भी बाद में हमें मिल सकती हैं। जॉइंट में अगर है तो जॉइंट स्पेस नैरोइंग। जो स्पाइन में है ना, स्पाइन में एक्सरे में हमें बोनी डिस्ट्रक्शन नज़र आएगी। एक्सरे में बोनी डिस्ट्रक्शन यानी लाइटिकुलेशंस या वर्टिब्रल कोलैप्स और डिस्क नैरोइंग। सीटी या एमआरआई, इससे क्या है, जो अर्ली बोन मैरो इडीमा हो जाता है, सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट यानी अगर एब्सेस बनी है, और स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन वो हमें एमआरआई पे नज़र आएगी। गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो वैसे बायोप्सी होती है, ठीक है, टिश्यू बायोप्सी, जो कि ज़्यादातर हम साइनोवेल की लेंगे। यहाँ नहीं है, स्पाइनल में बायोप्सी नहीं है, और टिश्यू की या साइनोवेल फ्लूइड की पीसीआर करवाएंगे। तो मैनेजमेंट भी है वही कि हमने फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी देनी होती है। पहले तो स्पाइन जो है एग्जामिनेशन के लिए स्पाइन को आपने जो है बिठाना नहीं है, ठीक है। स्पाइन की एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ आप पेशेंट को एक साइड पर रोल करोगे, याद रखिएगा, इमोबिलाइजेशन करनी होती है। दूसरा एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी देनी है, और सर्जरी हम अगर एंटीरियर ट्रांसथोरेसिक डीकम्प्रेशन हमने की तो मतलब हम करेंगे अगर कॉर्ड की कंप्रेशन है, एंटीरियर ट्रांसथोरेसिक डीकम्प्रेशन, यानी पॉट्स डिजीज़ में हमने फिर सर्जरी में सर्जिकल डीकम्प्रेशन करनी होती है ताकि स्पाइनल कॉर्ड का प्रेशर रिलीव हो, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स की। स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर एडल्ट्स में मेजॉरिटी ऑफ द ट्यूमर जो होते हैं ना वो एपीड्यूरल ओरिजिन के होते हैं, ठीक है, एपीड्यूरल होते हैं, जो कि कैसे हुए, मेटास्टेसिस किसी सॉलिड ट्यूमर की, ब्रेस्ट के ट्यूमर की, लंग, प्रोस्टेट, किडनी, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, वो मेटास्टेसिस करके आया है एपीड्यूरली स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो अब क्या करेगा क्लिनिकल फीचर, अब ये ट्यूमर ना कॉर्ड को कंप्रेस करेगा ग्रेजुअली हफ्तों से महीनों तक। लोकल या रेफर्ड रूट पेन होगा और सेंसरी लेवल होगा। सेंसरी लेवल मैंने आपको बताया कि पेशेंट कहेगा इस लेवल से नीचे मुझे सेंसेशन महसूस नहीं हो रही, इसको हम कहते हैं सेंसरी लेवल। पेन मूवमेंट से, खांसने से, छींकने से वर्स होगा, ठीक है। इंट्रामेडुलरी अगर अंदर है ट्यूमर तो वो बहुत स्लोली प्रोग्रेस करता है, उसमें सालों लग जाते हैं। अब थोरेसिक कॉर्ड मोस्ट कॉमनली याद रखिएगा इन्वॉल्व होता है एक्सेप्ट मेटास्टेसिस फ्रॉम प्रोस्टेट एंड ओवरी, क्योंकि प्रोस्टेट और ओवरी वाले ट्यूमर ज़्यादातर लंबर और सैक्रल वर्टिब्री में मेटास्टेसाइज करते हैं, बाकी सारे ज़्यादातर थोरेसिक में ही करेंगे। इन्वेस्टिगेशन वही चॉइस हमारी एमआरआई होती है और प्लेन एक्सरे करवाएंगे, ऑस्टियोलाइटिकुलेशन, वर्टिब्रल कोलैप्स वगैरह मिलेगा। एक्सरे आइडेंटिफाई नहीं करते 15 से 20% मेटास्टेटिक वर्टिब्रल लीजन्स को, इसलिए बेस्ट हमारी एमआरआई होती है। मैनेजमेंट में हम रेडियो देंगे इनिशियल ट्रीटमेंट, दूसरा हमने वो प्रेशर कम करना है, सर्जिकल डीकम्प्रेशन, रैपिडली डिटोरिएटिंग न्यूरोलॉजिकल कंडीशन रिक्वायर सर्जिकल डीकम्प्रेशन। ट्रीटमेंट तभी इफेक्टिव है सिर्फ जब आप अर्ली दोगे, जब साइंस ऑफ कॉर्ड डिसफंक्शन एब्सेंट हों या माइल्ड हों डिसफंक्शन के। तो हम थेरेपी को रिवर्स नहीं कर सकते अगर पेशेंट को फिक्स्ड पैरालिसिस हो गई है और उसको 48 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन गुजर चुका है उस पैरालिसिस को, तो हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड बड़ी वजह थी एक्यूट एपिड्यूरल एब्सेस। एक्यूट एपिड्यूरल एब्सेस ये डेबिलिटेटेड पेशेंट्स में जिनको डायबिटीज़ होती है उनमें होती है, ठीक है, या मैलिग्नेंसी, हेपेटिक या रीनल फेलियर और आईवी ड्रग अब्यूज़र्स, ठीक है, उनमें ये एक्यूट एपिड्यूरल स्पाइनल एब्सेस होगी। तो इसमें स्टेफाइलोकोकस मोस्ट कॉमन एजेंट है और यूजुअली ये थोरेसिक कॉर्ड को अफेक्ट करती है, ठीक है। यहाँ पर भी ट्यूमर की तरह भी एब्सेस में भी थोरेसिक कॉर्ड ज़्यादातर अफेक्ट होता है। हुआ क्या है कि एपिड्यूरल स्पेस में पस आ गया है। एपिड्यूरल हमारी ड्यूरा मैटर और जो वर्टिब्रल बोन्स हैं, ड्यूरा मैटर सबसे बाहर वाली मेनिंजीज होती है उसके और वर्टिब्रल बोन के दरमियान वाली स्पेस में एब्सेस बन गई है, तो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो रहे हैं, कंप्रेशन हो रही है कॉर्ड की, ठीक है। तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, एक तो उसको फीवर, बायलेटरल दोनों लेग्स में वीकनेस होगी, सेंसरी लेवल होगा, यूरिनरी रिटेंशन, शदीद किस्म का सिवियर पेन होगा और टेंडरनेस होगी उस इन्वॉल्व जगह पर, साइड पर, ठीक है। बैक पेन भी हो सकता है जो कि शियाटिका या ब्रेकियालजिया को मिमिक करेगा। प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम होगा, यानी न्यूरोलॉजिकल फंक्शन उस लेवल से नीचे जो है वर्स होता जाएगा, प्रोग्रेसिव है, जिसमें पैरापेरेसिस, वीकनेस होगी लोअर लिम्ब की, सेंसरी इम्पेयरमेंट, टिंगलिंग, नमनेस और स्फिंक्टर का डिसफंक्शन होगा, ठीक है। ब्लेडर बॉवल का कंट्रोल डिसफंक्शन होगा, या तो रिटेंशन या इनकंटिनेंस। इसको कह रहे हैं प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम। पेन के अलावा ये सिंड्रोम
तीसरा सिस्टेमिक साइंस मिलेंगे इन्फेक्शन के, यानी बुखार होगा, ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़े हुए होंगे, ल्यूकोसाइटोसिस मिल सकता है ब्लड CP पे। इसके अलावा फोकस ऑफ इन्फेक्शन जो है प्राइमरी, जहाँ से ये इन्फेक्शन आया है वो नज़रअंदाज हो जाता है, यानी ये इन्फेक्शन IV ड्रग अब्यूज़र में भी हो रहा है, रिसेंट अगर किसी का स्पाइनल प्रोसीजर हुआ है, या ये इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम से भी आ सकता है, स्किन के इन्फेक्शन से भी यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में आ सकता है। स्टेफाइलोकोकस जो है मैंने आपको बताया, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस वाला स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो है ये ट्रीटमेंट को चैलेंजिंग कर रहा है, और अनस्टेराइल जो इंजेक्शन प्रैक्टिसेस करते हैं तो उनमें बैक्टीरिया हो जाती है और एपिड्यूरल स्पेस में इन्फेक्शन आ जाता है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन में वही हमने स्पाइन की MRI करनी होती है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है स्पाइनल कॉर्ड एपिड्यूरल एब्सेस के लिए। शुरू में अर्ली नेगेटिव भी आ सकती है हमारे पास MRI अर्ली स्टेज में, लेकिन फिर भी क्लिनिकल सस्पिशन हाई है। एंटीबायोटिक्स जो हैं हमने नहीं स्टार्ट करने होते अनटिल द बैक्टीरियोलॉजिक डायग्नोसिस इज मेड। तो हम ब्लड कल्चर लेते हैं, अगर स्पेशली अगर बुखार भी है तो हमने ब्लड कल्चर लेना होता है और टिश्यू की एस्पायरेशन या बायोप्सी करनी होती है एब्सेस से। ठीक है, अंडर इमेजिंग गाइडेंस। एंटीबायोटिक हम नहीं देते अनलेस के पेशेंट क्रिटिकली इल है, तो पहले ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे फिर हमने एंटीबायोटिक देना होता है। मैनेजमेंट क्या है कि अर्जेंट हमने डीकम्प्रेसिव लेमिनेक्टमी करनी है। ठीक है, उसका प्रेशर जो है रिमूव करना है। अगर उस स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन हो रही है, प्रोग्रेसिव पेशेंट को वीकनेस, स्फिंक्टर का डिसफंक्शन हो रहा है, तो सर्जरी में ये लेमिनेक्टमी करेंगे, साथ में एब्सेस को भी ड्रेन करेंगे तो प्रेशर रिलीव हो जाएगा कॉर्ड का और इन्फेक्टिव मटेरियल को निकाल दिया। और कंबाइंड विद IV एंटीबायोटिक्स। याद रखिएगा इन द एब्सेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, यानी वो पेशेंट जिनको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है, यानी उनको एब्सेस बनी है लेकिन उनको कोई कॉर्ड के कंप्रेशन वाले साइंस नहीं है या सिवियर नर्व रूट की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, तो उसमें ट्रीटमेंट विथ एंटीबायोटिक अलोन मे बी अटेम्प्टेड। सिर्फ हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है कि हमने प्रोलॉन्ग्ड कोर्स IV एंटीबायोटिक का 6 हफ्तों तक देना होता है बैक्टीरियल कल्चर की मदद से और सेंसिटिविटी करवा के फिर, और ESR सी रिएक्टिव प्रोटीन का रिस्पॉन्स हम पेशेंट का चेक करते रहेंगे।